हेलो दोस्तों, मेरा नाम संतोष है। मैंने जीएसटी पर नोट्स बनाया है। इसे आप जॉब के इंटरव्यू देने जाने के पहले रेफर कर सकते हैं, या आप काम कर रहे हैं, आपको जीएसटी का नॉलेज अपग्रेड करना है तो भी इसे आप रेफर कर सकते हो और ये आपको काफ़ी मदद देगा। पहले तरह तरह के टैक्स है, इम्पोर्ट ड्यूटी, वैट, कस्टम ड्यूटी, अदर टैक्स। इन टैक्सों को हटाकर सरकार ने एक टैक्स लाया है जिसका नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इस तरह ऑल इंडिया एक ही टैक्स रिफॉर्म्स होगा, जिससे किसी को कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो उसे भी इस टैक्स को समझने में दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर 5 तरह के जीएसटी रेट्स हैं: 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। ये रेट फिक्स होते हैं, लेकिन अगर विद इन स्टेट अगर कोई जीएसटी का रेट लगता है तो 50% एसजीएसटी में जाता है और 50% सीजीएसटी में जाता है। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी होता है, सीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी होता है। अगर हम लोग किसी अदर स्टेट के साथ, एक स्टेट का अदर स्टेट के साथ सेल ट्रांजेक्शन होता है तो उसमें आईजीएसटी लगता है। यही अगर हम किसी यूनियन टेरिटरी में अगर इस तरह का सेल होता है तो उसमें यूटी जीएसटी, जिसको कहते हैं यूनियन टेरिटरी जीएसटी होता है, और 50% सेंट्रल जीएसटी होता है। कुछ केस एक्सेप्शन होते हैं, जैसे 3% ऑन गोल्ड एंड सिल्वर है, एक्सेप्शनल केस है। 0.25% ऑन सेमी प्रेशियस स्टोन है, और 5% ऑन मेकिंग चार्जेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर है। तो एक्सेप्शनल केस है। इंपोर्ट ड्यूटी गोल्ड और सिल्वर पर 10% अभी भी लगती है, जिसे नहीं हटाया गया है। सरकार ने जो 5 कैटेगरी बनाई है, इसके अलावा कुछ आइटम्स को एग्जेम्प्ट रखा है, जिसे वैट एक्सक्लूड किया हुआ है, जिसे वैट में जिस पर वैट लगता है, क्योंकि सरकार इस पर ज़्यादा टैक्स लेती है। सरकार नहीं चाहती कि इसे जीएसटी के दायरे में लाकर वो अपना टैक्स का कलेक्शन कम कर सके। जिसे गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड किया है पेट्रोल, डीजल, गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाइन, क्योंकि सरकार का मुख्य जो सोर्स है अर्निंग का इन्हीं के ऊपर है, इसलिए सरकार ने इसे जीएसटी के दायरे में नहीं लाया है। अपोजिशन कई बार इस पर सरकार के ऊपर दबाव डाला है इसे लाने के लिए, लेकिन अभी तक सरकार ने इसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं लिया है। जीएसटी के कुछ टर्म्स हैं। यूटी जीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी जीएसटी होता है, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी होता है, सीजीजीएसटी सेंट्रल जीएसटी होता है, और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जब हम परचेज करते हैं और उसके ऊपर जो भी हम टैक्स पे करते हैं, सेल के समय जो टैक्स कलेक्शन होता है उसमें से परचेज के समय लिया हुआ टैक्स माइनस करते हैं। जो माइनस करते हैं उसे ही आईटीसी कहा जाता है। परचेज टैक्स एक तरह से होता है, परचेज के समय जो भी आप टैक्स का भुगतान करते हो जीएसटी टैक्स का, वो आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। अब आपको मैं बता दूं कि किस तरह से जीएसटी का पैटर्न है, किस तरह जीएसटी चार्ज होता है। अगर विद इन स्टेट होता है तो आपको अगर देखना है कि वो स्टेट यूनियन टेरिटरी है कि नहीं। अगर यूनियन टेरिटरी नहीं है तो एसजीएसटी और सीजीएसटी लगता है। जो भी जीएसटी रेट है उसका 50% एसजीएसटी में जाएगा, 50% सीजीएसटी में जाता है। लेकिन अगर किसी स्टेट के साथ अगर सेल होता है तो उसे इंटर स्टेट सेल कहा जाता है, उसमें आईजीएसटी लगता है। और यूनियन टेरिटरी जो होते हैं पूरे 9 है: अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुडुचेरी। इस 9 स्टेट में अगर सेल ट्रांजैक्शन होता है तो यूटी जीएसटी लगता है और सीजीएसटी लगता है। जो भी जीएसटी का रेट है उसमें से 50% यूटी जीएसटी में जाता है, 50% सीजीएसटी में जाता है। तो ये हो गया आपका यूनियन टेरिटरी वाला जीएसटी। इसमें अगर यूनियन टेरिटरी जीएसटी में अगर कोई दूसरे स्टेट से अगर सेल पर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट करता है तो उसे आईजीएसटी ही पे करना पड़ता है, उसमें यूटी जीएसटी का कोई रोल नहीं होता है। क्योंकि जीएसटी जहाँ पर जब आईजीएसटी लगता है तो गवर्नमेंट जो भी टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करती है उसमें से 50% खुद रख लेती है, और जो 50% होता है जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में सेल होता है, जो बायर होता है, जो खरीदता है, जिस स्टेट में यूज होता है उसको 50% दे देती है। तो इसमें आईजीएसटी में वो अलग से दिखाते नहीं है। उसमें वो सरकार कलेक्ट सेंटर
कलेक्ट करती है और 50% खुद रख लेती है और 50% डेस्टिनेशन जहाँ पर सेल ट्रांजेक्शन का बेनिफिट जिसे मिलता है, जो बायर होता है, उसे दे दिया जाता है, उस स्टेट को दे दिया जाता है। ये आप इस सीट को रेफर कर सकते हैं जीएसटी रेट्स के लिए। अब आता है जीएसटी थ्रेशोल्ड। जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है वॉलंटरी होता है। अगर आपका जो ट्रांजेक्शन्स है गुड्स का 40 लाख के बिलो है तो आप वॉलंटरी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मल कैटेगरी स्टेट जो होते हैं, अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट, वहाँ पर अगर गुड्स 40 लाख के एबोव है तो इट इज़ कंपल्सरी टू रजिस्ट्रेशन, और 20 लाख के एबोव अगर सर्विस टैक्स का सर्विस इंडस्ट्री है तो उसे रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। किंतु गवर्नमेंट ने स्पेशली कैटेगरी स्टेट में जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, इन स्टेट में सरकार ने जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन का लिमिट है वो 20 लाख के एबोव रखा है। अगर 20 लाख के एबोव होता है तो आपको गुड्स एंड सर्विस में अगर डील करते हैं तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन देना जरूरी है। इसी तरह सर्विस सेक्टर के लिए वहाँ पे 10 लाख फिक्स किया गया है, थ्रेशोल्ड रखा गया है। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आपके कस्टमर B2B है और आप जीएसटी ऑन परचेस ज़्यादा पे करते हैं जीएसटी ऑन सेल्स कलेक्शन के, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए बेनिफिशियल होता है। हम आपको बताते हैं जीएसटी टर्नओवर एबोव 5 करोड़ और बिलो 5 करोड़। अगर जीएसटी टर्नओवर एबोव 5 करोड़ आपको पहले बता दिया जाता है, इसमें अगर आपका जो टर्नओवर है 5 करोड़ के अबोव है तो इसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन रेगुलर ले सकते हैं, आप रेगुलर ही लेना पड़ेगा। और इसमें आपको सेल्स रिटर्न के लिए GSTR1 फॉर्म भरना होगा जिसकी ड्यू डेट 11 ऑफ नेक्स्ट मंथ है। अगर आपने अप्रैल का सेल है तो आपको मई में 11 तक पे करना है। डिले करेंगे तो आपको लेट फी पे करनी पड़ेगी। GSTR3B भी आपको मंथली करना पड़ेगा। इसका GSTR3B में सेल्स, परचेज, जो ITC क्लेम करते हैं, ITC सेट ऑफ, टैक्स पेमेंट, लेट पेमेंट फीस का डिस्क्रिप्शन होता है, उसको 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक आपको पे करना है। अगर अप्रैल का आपका सेल है तो आपको 20th मई तक पेमेंट करना है। इसमें भी जो डिले होता है उसका लेट फी लगता है। GSTR9 जो 31 दिसंबर तक आपको फाइल करना होता है। एक तरह से ये एनुअल होता है, और अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 2020-21 है तो आपको दिसंबर 2021 को इसे फाइल करना है। इसमें अगर आप डिले करते हैं तो आपको लेट फी देनी पड़ती है। अब ITC क्या होता है? ITC जो भी आप परचेज करते हैं उसे ही ITC बोल, परचेज के समय जो टैक्स देते हैं उसे ही ITC कहते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब जब आप कोई भी चीज़ इनपुट करने के लिए परचेज करते हैं तो उस पर जो टैक्स लगता है GST टैक्स, वो आपको रिफंड मिलता है। उसके में भी कुछ आपको देखना पड़ेगा। ITC क्लेम ये पोर्टल पे अवेलेबल होता है, GST पोर्टल पे। इट इज जनरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ GST रिटर्न अपलोडेड बाय द सेलर इन GSTR1। जो भी आप जिससे परचेज करते हैं वो आपके जो सेलर होते हैं, जब वो आप अपना GSTR1 अपलोड करते हैं तो आपको ITC क्लेम करने के लिए उसमें डिटेल्स मिल जाते हैं कि कितना आपको ITC क्लेम करना है। इसमें भी 2 तरह की रिपोर्ट जनरेट होती है। अगर आपके सेलर जो भी है, जो जिससे आप परचेज कर रहे हैं, रिपोर्ट जनरेट अपलोड करते हैं, अगर बाय 10 तक आप अपलोड कर देते हैं तो आपको उसका क्लेम कर लेंगे, आपको आपके पोर्टल पे दिखता है। सॉरी, अगर GSTR2A अपलोड करते हैं और GSTR1 को अपलोड करते हैं सेलर आपके, और बिफोर आफ्टर 11th अपलोड करते हैं तो GSTR2A में दिख जाएगा आपको, कभी भी अपलोड करते हैं। लेकिन GSTR2B में वही दिखता है जो बिफोर 10th अपलोड किया जाता है। तो इसका ऑटो जनरेशन हो जाता है
13 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तो ये आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आपको सरकार ने कुछ आपको डिस्काउंट दिया है, जैसे कि इसमें आपको आप इसमें मंथली भी QRMO क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग एंड मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी आपको दी हुई है। इसमें GSTR 1 आपको 11th ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर भरना होता है। GSTR 3 भी जैसा आपको बताया गया है वैसे ही है, इसको भी आपको 20th ऑफ द नेक्स्ट क्वार्टर भरना है। GSTR 9 31 दिसंबर एनुअल भरना है। इसमें भी अगर आप डिले करते हैं तो आपको लेट फी अट्रैक्ट करेगी, लेट फी देनी पड़ेगी। ITC क्लेम जैसे मैंने आपको बताया है, इसमें भी GSTR 1 जो अपलोड होता है उसके बेसिस पे ही रिपोर्ट बनती है। अगर जो भी GSTR 1 आपके सेलर जिसे आप परचेज करते हैं वो अपलोड करते हैं वो आपको इसमें दिखेगा। लेकिन अगर आप वो जो 10 तक नेक्स्ट महीने के 10 तक जो अपलोड करते हैं GSTR 2B में दिखेगा, इसे आप क्लेम कर सकते हैं। जो 2A में दिखता है उसे आप क्लेम पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो 10th के बाद अपलोड की जाती है। जो 10th के बाद अपलोड की जाती है और 10th के पहले अपलोड की जाती है GSTR 2A में दिखेगी, लेकिन GSTR 2B में वही दिखेंगी जो बाय 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ अपलोड की जाएंगी। इसमें आपको बेनिफिट यही मिलता है कि आपको क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होता है, लेकिन हाँ जो टैक्स पेमेंट वो मंथली करना होता है। आपने देखा होगा QRMO क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग बट मंथली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, जो मंथली टैक्स पेमेंट है वो मंथली करना होता है। इसमें आपको फॉर्म PMT 06 मंथली भरना पड़ता है, जिसकी जो ड्यू डेट है 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ है, और इसको डिले करने पे इंटरेस्ट आपको लग सकता है। इसके लिए आपको IFF इनवाइस फर्निशिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इसमें आपके जो भी B2B इनवाइस है वो मंथली अपलोड कर देना चाहिए। इन डेट इसकी 13 है। अगर आप B2B इनवाइस अपलोड कर देते हैं तो आपका जो भी बायर है, आप जिसको सेल कर रहे हैं, वो उसका बेनिफिट इनपुट टैक्स क्रेडिट में ले सकता है। एक कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके डेटर्स ऐसे हैं जो मंथली ITC क्लेम करते हैं और करने वाले हैं, आप किसी को सेल करते हैं, तो आपको ये IFF फैसिलिटी करनी चाहिए। ये आपके लिए एंड ऑफ द क्वार्टर भी आपको बर्डन ज़्यादा देता नहीं, इसे करना बहुत अच्छा है आपके लिए, इसे करना चाहिए। क्वार्टरली आपको करने से अच्छा मंथली आप IFF कर दिया करेंगे, तो जो भी आपके बायर हैं उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट मिल जाएगा। ये हो गया GST रजिस्ट्रेशन बिलो 5 करोड़। गवर्नमेंट ने नई स्कीम लाई है कंपोजिशन स्कीम। इसमें GST रजिस्ट्रेशन में क्या होता है कि कंपोजिशन स्कीम है। इसमें अगर आपका टर्नओवर बिलो 1.5 करोड़ है तो ही आप इस स्कीम में जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको GSTR 4 भरना पड़ता है, जो कि 18th ऑफ नेक्स्ट मंथ क्वार्टर होता है, और डिले इसके ऊपर फीस आपको पे करनी पड़ती है अगर डिले होता है तो। CMP स्पेशल स्टेटमेंट कम चलान होता है, जो सेल समरी, टैक्स पेमेंट, लेट पेमेंट फीस की डिटेल्स होती है। इसे 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ ऑफ क्वार्टर भरना पड़ता है। GSTR 9 है, GSTR 9 है, एनुअली आपको भरना पड़ेगा। पहले हम GSTR 9 भरते थे एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए, लेकिन अब आपको 9A करना होगा। इसमें भी डिले करेंगे तो अट्रैक्ट फीस होती है। इसमें लॉस क्या है, आपको ITC बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि इसमें आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं और ITC क्लेम भी नहीं कर सकते। और GST रेट की कंपोजिशन डिफरेंट है। इसमें टाइप्स ऑफ बिजनेस के हिसाब से GST रेट है, आपको वो वाले GST नहीं फॉलो करने हैं। इसमें मैन्युफैक्चरर 1% पे करता है एक्सक्लूडिंग नोटिफाइड गुड्स, अदर एलिजिबल सप्लायर 1%, रेस्टोरेंट नॉट सर्विंग अल्कोहलिक लिक्विड 5% करता है, और सर्विस प्रोवाइडर की इस स्कीम को नहीं ले सकता। तो ये मेरी छोटी सी एक आप लोगों को GST के बारे में अपडेट कराने की एक मेरी नोट्स है, इसे आप रेफर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा नोट्स पसंद आता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
थैंक्स फ्रेंड।